Assalamu alaikum students. It's me Ikra Shafi. So in this video we will cover ratio and proportions topic. So what's ratio, why we need ratio, basically which questions to face in the entry test according to ratio and proportions, which is related to ratio and proportions. So these type of questions we can see in this lecture. So let's start what is ratio and proportions is. So now it's time to ratio. Ratio indicates how many times one number to another. It means ratio क्या करता है, हमें इंडिकेट करता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के कितने दफ़ा है. लाइक दिस 5:10. तो 5 जो है 10 के कितने दफ़ा आ रहा है ना, एक नंबर दूसरे नंबर कितनी दफ़ा आ रहा है. तो अगर हम 5 पे टेबल लगाएं, 5 की 1:2, तो 5 जो है 10 की 2 नंबर है, 2 टाइम्स है. तो हम ऐसे कह सकते हैं 5 इज़ द 2 टाइम्स ऑफ द 10. सो दिस इज कॉल्ड द रेशो. आर रेशो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़. अब इसका क्या मतलब है, वही सेम है कि रेशो जो है वो 2 क्वांटिटीज़ को क्या करता है, कंपेयर करता है. कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, लाइक मैंने कुछ मेंशन की है यहाँ पे, जैसे वेट है, हाइट है, लेंथ है, कलर है, वर्क है. तो अगर हम ऐसा बोलते हैं ना कि इसकी हाइट इसकी बनस्पत कितनी है, मतलब इतनी है, ये इससे थोड़ा लंबा है, तो हम ये क्या करते हैं, बेसिकली ये हम रेशो तो निकालते हैं ना कि इसकी हाइट इसकी मतलब कितनी मर्तबा है. तो ये क्या है, इसका रेशो. और हम ये भी देखते हैं कि एक काम है जैसे वर्क है, तो इसने इतना काम किया, तो हम बोलते हैं नहीं ये तो बहुत काम कर सकता है. तो ये क्या हो गया, बेसिकली दिस इज़ कंपेरिजन ऑफ द 2 क्वांटिटीज़. ओके, अब इसमें एक बात नोट करने की है कि हम जो है सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना. जैसे वेट को वेट से किया, एज है तो एज को एज से करेंगे कंपेयर, ठीक है. तो इस तरह से. और अगर हम रुपीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ही कंपेयर करेंगे, नॉट डॉलर्स. सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 10 और 30, ठीक है. तो हमें क्या करना है, 10 को कंपेयर करना है 30 से कि 10 जो है 30 के कितने टाइम्स है. ओके, सो 10 इज़ टू 30. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 जो है 30 से कितने नंबर से कितने टाइम्स हैं. और हमें जो है रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10/30. ओके, और बेसिकली वो जो सिंपल है हमारे रेशो वाले, इस तरह भी हम लिख सकते हैं 10:30. व्हेन वी सिंप्लीफाई 10:30 वी गेट 1:3. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोपोर्शंस. सो हमने देखा कि रेशो जो है वो 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है, तो उसको हम बोलते हैं रेशो. पर प्रोपोर्शंस किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शंस व्हेन वी कंपेयर टू रेशो इज़ नोन एज प्रोपोर्शंस. मतलब हम जो है इसमें क्या करेंगे, रेशोज़ को कंपेयर करेंगे, तो वो हमारी क्या होंगी, प्रोपोर्शंस होंगी. रेशोज़ को कंपेयर किस तरह करते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोपोर्शंस है वो 2 रेशो का इक्विवेलेंस चेक करते हैं कि रेशोज़ उनके जो हैं इक्वल आए. ये जो प्रोपोर्शंस की साइन है, इसकी अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो 3:6 है, और अगर राइट साइड देखें तो 15:30 है, ठीक है. तो प्रोपोर्शनल बेसिकली हमें ये बताता है कि जो रेशोज़ हैं वो बेसिकली इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है. तो नंबर्स पे नहीं जाना हमने कि 3:6 है, तो उसका जो है आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद जो उसका रेशो बन रहा है वो 1/2 बन रहा है, 1:2 बन रहा है. तो उसके अगर राइट से देखा जाए तो सेम है, ठीक है. तो हमें नंबर्स पे नहीं जाना कि नंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं, बट प्रोपोर्शंस बेसिकली क्या बताते हैं हमें कि जो है रेशोज़ हैं इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है. अब जो है प्रोपोर्शंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. Let's discuss these types of proportions, which is direct proportion and indirect proportion.
सो व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज़, सो द डायरेक्ट जो वर्ड है उससे ही हमें जो है एक आइडिया आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशन है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी हो सकती है। इस तरीके से जैसे हम देखें कि रियल लाइफ में एक एग्जांपल कि डॉलर इंक्रीज़ होता है तो ज़ाहिर बात है जो गोल्ड है वो इंक्रीज़ होता है, जो बाकी चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्ट रिलेशन है ना कि अगर डॉलर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली ऑल जो थिंग्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं वो भी इंक्रीज़ होगी। स्पेशली गोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं इंक्रीज़, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशंस जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड द डेफिनेशन। व्हाट द डेफिनेशन इज़, so direct proportion, if one quantity increases then the other quantity also increases, ठीक है। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो दूसरी, और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ हो जाए तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी डेफिनेटली, ये तो हम जानते हैं। लेकिन हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ीद हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो द एग्जांपल इज़, इफ़ 3 एप्पल कॉस्ट ₹10, व्हाट डू 6 एप्पल्स कॉस्ट। सो इसमें क्या है, इसमें दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एक तो एप्पल है, दूसरा कॉस्ट है। कॉस्ट जो है वो रुपीज़ में है, ठीक है। तो हमें जो है दो क्वांटिटीज़ मिली हुई, हम दो ही नीचे लिखेंगे। पहले लिखेंगे RS रुपीज़, और हम क्या कर रहे हैं, बाय द वे हम जो है वी आर फाइंडिंग द रेशो, ओके। सो रुपीज़ रेशो एप्पल है, लेकिन हमें कॉस्ट तो फाइंड करनी है। तो हमें कॉस्ट का नहीं पता तो हमने क्या लिखा, x लिखा, x रेशो 6। तो x की जगह हम ABC वट एवर यू वांट टू राइट तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x लिखा है, ठीक है। अब जो है ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये क्या हैं, ये डायरेक्ट है, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे हम जो हैं पैसे बढ़ाएंगे तो एप्पल्स भी डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे, ठीक है। 10 रुपीज़ में 3 आ रहे हैं तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी, 6 एप्पल्स कितने में आएंगे। तो यू नो व्हेन यू इंक्रीज द मनी दैट इज एन इंक्रीज द एप्पल, so you can say increase the money is directly proportional to increase the apples and whatever you think you purchase. So that is called डायरेक्ट रिलेशन, ओके। तो ये डायरेक्ट है ना, अगर आप पैसे को इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो एप्पल्स आप ख़रीदेंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। नाउ लेट्स सॉल्व। अब ये जो डायरेक्ट रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, x/10 रेशो 6/3, क्योंकि हम x की निस्बत देख रहे हैं ना, फाइन क्या करना है, x करना है किसकी निस्बत, जो है 10। तो यहाँ पे अगर आप एरो के साइंस दे दें बोथ साइड तो ये ऊपर की तरफ एरो जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो x/10 रेशो 6/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है अगर हम जो है रेशो की साइन हटाएं और इक्वल की साइन दें, x इक्वल टू, तो 10 जहाँ पे डिवाइड कर रहा है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा और इसके सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। इट मीन्स हमारी जो कॉस्ट होगी वो 20 होगी। अगर 10 में हमें 3 मिल रहे हैं तो 20 में हमें 6 एप्पल मिलेंगे। तो यू कैन सिंपली से कि दिस इज आल्सो कॉल्ड direct relation, direct proportion, okay. Now discuss another type which is indirect proportion. If quantity is increased then other quantity decrease. तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट है तो इस तरह से होगा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसकी जो है एक एग्जांपल है, इफ़ 16 men can build a house in 20 days, in how many days 8 men build it। अगर 16 बंदे जो है
एक घर जो है 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो 8 डेज़ में कितने बंदे जो है इनको कितने डेज़ में 8 बंदे जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 16 बंदे इसको 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो आप बताएं कि कितने डेज़ में 8 बंदे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो है हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हम जो है लेफ़्ट साइड रखते हैं, तो हमें डेज़ जो है फाइंड करने हैं। ठीक है, डेज़ हमें मिले हुए हैं। एक तो 20 डेज़ में 16 बंदे एक घर कंप्लीट करते हैं, तो कितने डेज़ में 8 बंदे जो है कंप्लीट करेंगे एक घर को। ठीक है, तो 20 डेज़ जो है वो हमें 16 मैन के लिए मिले हुए हैं, पर 8 के लिए क्या डेज़ सेम होंगे? तो हमारा आंसर होगा नहीं। 8 डेज़ के लिए 8 मैन के लिए डेज़ तो ज़ाहिर ही बात है इंक्रीज़ होंगे ना, क्योंकि 16 जो है काम कर रहे हैं 20 डेज़ में। तो अब जो है जो मैन है वो तो डिक्रीज़ हो गए, 16 से 8 पे आ गए। तो ज़ाहिर कर रहे 8 बंदों को तो बहुत टाइम लगेगा ना एक घर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है कि एक क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। कैसे? जो मैन है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं और डेज़ जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब जो सोल्व करेंगे हमें, तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे, जो हमें चीज़ फाइंड करनी होती है ना उसको हम जो है ऊपर रखते हैं, लाइक x/20। ओके, और उसके बाद हमने रेशो लगाया। अब जो है हमें क्योंकि ये जो है इनडायरेक्ट रिलेशन है, वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन था तो हमने इस तरह से किया था x/20। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो हम इस तरह से सॉल्व करते x/20 रेशो 8/16। क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है वो ऊपर रखेंगे, x/20 रेशो 16/8। अब 16/8 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो है इनडायरेक्ट रिलेशन है, इस वजह से हम रख रहे हैं। ठीक है, अब वही सेम मेथड कि x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 16 × 20 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व करने के बाद हमें जो x का वैल्यू मिलेगा वो होगा 14। मीन्स के 8 बंदे जो है वो एक घर को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगाएंगे? 40 डेज लगाएंगे। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, अब जो है मैंने यहाँ पे दो जो है एग्जांपल्स रखे हुए हैं। एक जो है रेशो है जो कि हमें टेस्ट में देखने को मिलते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स। सो एक एग्जांपल है द रेशो ऑफ 2/5 to 4/5। कि जो है 2/5 से 4/5 से कितने टाइम से, ये रेशो का क्वेश्चन है ना। हमने डेफिनेशन भी ऐसे ही देखी कि एक नंबर दूसरे के कितने टाइम से फिजिकल रेशो। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है कि द रेशो ऑफ 2/5 to 4/5, तो आपने समझ जाना है कि ये जो है ये रेशो का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है, आंसर देना है। ठीक है, 2/5 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर किया है। 2/5 is to 4/5। यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/5 रेशो 4/5, या इसका और भी मेथड है लिखने का 2/5 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 4/5। ओके, तो इस इक्वल टू और जो 5 है जो डिवीजन में है वो ऊपर चला जाता है और डिवाइड 4/5, तो 5 जो है वो भी ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 10/20। तो 10/20 जो 10 है वो 20 के कितने टाइम्स है? इसका जो है रियल क्वेश्चन ये है कि 10 जो है 20 के कितने टाइम्स है। अब 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाएगा और 20 पे 2 टाइम्स, तो इट मीन ऑप्शंस होंगे हमारे पास, उसमें से हमें जो है चूज़ करना है वो 1/2 है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल व्हिच इज़ वर्ड प्रॉब्लम। इफ 2 pencils cost 40 पैसा, हमें जो है चूज़ करना है वो 1/2 है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल व्हिच इज़ वर्ड प्रॉब्लम। इफ 2 pencils cost 40 पैसा, अगर 2 पेंसिल की कॉस्ट 40 पैसा है, 40 पैसा है, ये 40 रुपीज़ नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी पेंसिल्स कैन यू परचेज फॉर ₹40? अब यहाँ पे ₹40 है। अब 40 पैसा क्या होता है? 1 रुपये में
कितने पैसे होते हैं 100 पैसा इन 1 रुपीज़. ओके, आई थिंक यू नो. इफ़ यू डोंट नो देन यू राइट ऑन द लेफ्ट साइड 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा. ओके, सो अब जो मैंने आपको बताया जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना, तो वो हम रखते हैं लेफ़्ट साइड पे. तो हमें क्या करना है, हमें तो पेंसिल्स फाइंड करनी है ना, क्योंकि कोर्स तो हमें पता है कि कितनी पेंसिल्स बोल रहा है कि हम जो परचेज़ कर सकते हैं 40 रुपीज़ में. ठीक है, तो पेंसिल जो है जो हम फाइंड करनी है वो हमने इस लेफ़्ट साइड रख दी. बिना किसी टेंशन के हम लिख देंगे लेफ़्ट साइड, क्योंकि चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो लेफ़्ट साइड रखते हैं. ठीक है, पेंसिल हमें एक मिली भी हुई है 2 पेंसिल. हमें कितने मिल रही है यहाँ पे रेशो की साइन के बाद हमने पैसा लिखा है. यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा गिवन ही पैसा है, तो हम पैसा ही लिखेंगे. तो 2 पेंसिल जो है हमें मिल रही है 40 पैसा में, तो वो हमने लिख दिया. ठीक है, अब बोल रहा है कि कितनी पेंसिल्स हम खरीद सकते हैं 40 रुपीज़ में. तो पेंसिल्स हमें नहीं पता, तो वहाँ पे हमने एक्स रखा. और हमें पता है कि 1 जो रुपीज़ होते हैं उसमें 100 पैसा होता है. तो 40 जो रुपीज़ हैं उसमें कितने होंगे, तो 40 को सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमें मिल जाएगा 4000. वो हमने लिख देने हैं यहाँ पे एक्स रेशो 4000. ठीक है, अब वही सेम मेथड जो कि हम फाइंड करते हैं कि जो चीज़ फाइंड करनी है एक्स हमें फाइंड करना है, तो एक्स हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं 4000 बाई 40. ठीक है, इस तरह से 2 इधर डिवाइड कर रहा है, 5 चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. अब ये सारा सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू हमें 200 मिलेगी. मीन्स कि हम जो है 200 पेंसिल्स बाय कर सकते हैं 40 रुपीज़ में. ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में इतना ही. और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज में, वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी. ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी इकरा शफी. सो आज हम बात करेंगे एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज के बारे में कि एंट्री टेस्ट में रेशो और प्रोपोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 2 रेशो 3 रेशो 4, देन ए बाई बी रेशो बी बाई सी रेशो सी बाई ए इज इक्वल टू. तो ऑप्शन हमें मिले हुए हैं, अब जो है हमें फाइंड करना है. तो इसमें अगर हम देखें कि गिवन है हमें ए रेशो बी रेशो सी. ठीक है, तो ए का क्या है, ए के अकॉर्डिंग ए की राइट साइड पे देखेंगे तो ए के लिए 2 मिला हुआ है, रेशो बी के लिए 3 मिला हुआ है, सी के लिए 4 मिला हुआ है. कैलकुलेट करेंगे, लेट करेंगे हम. ए इज इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x एंड सी इक्वल टू 4x. फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस. सो ए बाय बी हमें जो चीज़ फाइंड करनी है यही फाइंड करना है ना, ए बाय बी रेशो बी बाय सी रेशो सी बाय ए. फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए बाय बी, पहले हम ए बाय बी का रेशो जो है फाइंड करेंगे. तो ए के लिए हमने सपोज किया था 2x बाय 3x, तो एक्स एक्स में कैंसिल हो जाएगा, ए बाय बी हमें मिलेगा 2/3. देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी बाय सी की वैल्यू. तो बी बाय सी इज इक्वल टू 3x बाय 4x, सो बी बाय सी इज इक्वल टू 3/4. उसके बाद हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ सी बाय ए. ठीक है, सी बाय ए की वैल्यू हम इस तरह से ही फाइंड करेंगे. सी की जो वैल्यू मिली हुई है वो रखेंगे 4x डिवाइडेड बाय 2x, तो हमें मिल जाएगा 2/1. अब जो हमने तीनों की रेशियोज फाइंड किए ना, ए बाय बी फाइंड किया, बी बाय सी फाइंड किया, सी बाय ए फाइंड किया, तो सारी हम रख देंगे जो एक्सप्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं उसमें. ठीक है, अब जो है हम 3, 4 और 1 की मल्टीप्लिकेशन अगर एलसीएम लें तो 12 आ जाएगी. ठीक है, तो 12 के सोल्व करने के बाद जो है हम जैसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 आंसर आ जाएंगे 3, 4, 1. ठीक है, तो 3, 4, 1 जो है आ जाएगा. 3, 4, 1 जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर है 3, 4, 1, उस तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम 12 हो जाएगी. नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 12 इन दिस रेशो टू गेट द सेम डिनोमिनेटर. तो क्या करेंगे, हम 12 को जो है ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 8:9:25. सो ये जो है हमें आंसर मिला है वो हम देखेंगे एमसीक्यूज़ में, क्या ये एमसीक्यूज़ में है. तो फर्स्ट में देखा, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है. तो अब हम क्या बोलेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. 5 ऑप्शन इज राइट, नन ऑफ अबव, क्योंकि हमारा आंसर तीनों 5 आंसर से 4 आंसर से नहीं मैच कर रहा, तो हम जो है नन में चले जाएंगे. ठीक है,
अब जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, इफ x रेशो y इज इक्वल टू 5:4 देन व्हाट विल बी द रेशोस ऑफ x बाय y एंड y बाय x इज। ये कुछ ऑप्शन है जो कि हमें मिले हुए हैं। अब हम इसको जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला हुआ है, x रेशो y मिला हुआ है, जो कि x की जो है रेशो, तो x की जो वैल्यू है 5 है और y की जो है 4 है, ठीक है। तो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कि x बाय वाई, x की वैल्यू क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय y की क्या है 4 है, ठीक है। y बाय x इस तरह से लिखेंगे 4 बाय 5। तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, वो है x बाय वाई रेशो y बाय x। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो रेशो उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो x बाय वाई की जो वैल्यू लिखी है हमने 5/4 रेशो 4/5 इस तरह से, ठीक है। तो 5 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और 4 × 4 16 हो जाएगा इस तरह से। तो हमारा जो आंसर आया x बाय वाई रेशो x बाय वाई रेशो y बाय x का वो आया 25/16। तो ये हम MCQs में देखेंगे 25/16 है वन आंसर। सो हम बोलेंगे वन आंसर इज करेक्ट, वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप इनके टेस्ट में देखने को मिलेंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो दूसरे आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। इनसे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ए बी और सी के सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, वहाँ पे रेशियोज फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।